अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ प्लस। आइए सबसे पहले आज के अहम मामलात का खुलासा देखते हैं। उज़ैर बलोच के पाक फौज को हवालगी ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। जो नाम वो ले चुका है अब उनका क्या होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान एक बार फिर ठन चुकी है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट और कौमी असेंबली का वॉकआउट कर दिया। ऑपोजिशन लीडर भी बोले वजीर आला सिंध भी किसी से पीछे न रहे। वजारत खजाना ने 11 बिजली घरों को कौम के 32 अरब रुपए दे दिए और बदले में एक भी यूनिट बिजली का ना मिला। दूसरी जानिब नेपरा ने सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया है। रिपोर्ट में कहते हैं कि सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स सालाना 11 अरब रुपए से जायद का नुकसान कर रहे हैं। ये है हमारी हुकूमत का हाल जनाब। पंजाब में सेहत के बड़े बड़े दावे सिर्फ नाम के ही होते हैं। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को बने 11 साल का अरसा गुजर चुका है और पंजाब में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई है। पंजाब हुकूमत का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ताहाल खामोश है। रोशनियों के शहर कराची को कुछ दहशतगर्दों, कुछ भत्ताखोरों और कुछ डाकुओं ने बर्बाद किया। कुछ कराची इंतजामिया और कुछ कराची वासियों ने खुद कर दिया। कराची में पहले ग्रीनरी का रकबा 6% था, अब यही रकबा 6% से कम होकर 2% रह गया है। कराची में गर्मी क्यों ना हो, वहां हीट वेव क्यों ना आए। कराची को सरसब्ज कीजिए, कराची को बचाइए। आज की जो सबसे अहम तरीन खबर रही उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा, उसका ताल्लुक सिंध से रहा, सिंध के वासियों के साथ रहा। लेकिन एक इंतहाई अहम खबर जो कि रात ही को एक्टिव हुई थी, रात को तकरीबन 1 बजे के करीब हमने इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ देखी। पाक फौज ने लियारी गैंग के सरगना और कलदम पीपल्स अमन कमेटी के सरबरा उज़ैर बलोच को तहवील में ले लिया है और मुल्जिम उज़ैर बलोच पर गैर मुल्की खुफिया इदारों को हसास मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम है। ये एक अहम डेवलपमेंट थी जो रात को हमने देखी और इसी के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंतहाई अहम खबर जिसका ताल्लुक भी सिंध से है, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के साथियों की गुमशुदगी के मामले में सेनेट और कौमी असेंबली से आज वॉकआउट किया, जबकि ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का यह कहना है कि बताया जाए एक ही पार्टी के 3 अफराद को मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से क्यों उठाया गया। आज उन्होंने क्या कहा जरा वो सुनिए और उसके बाद मजीद आगे बात करते हैं। अभी 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्टेड लोगों को उठाया गया। हमारा ये मसला नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के है, हमारा मसला सिर्फ इतना है कि जो आइन के अंदर एक शिक डाली गई कि जिनको भी पकड़ा जाएगा उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। हुकूमत की क्रिमिनल खामोशी जो अभी तक है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जिन बंदों को उठाया गया है उनका कसूर क्या था, क्या वो मुजरिम भी है या नहीं है। मौजूदा हुकूमत की ये क्रिमिनल खामोशी जो है, मैं समझता हूँ इसमें शकूक और शुबात और बढ़ेंगे। किसी शख्स को भी उठाया जाए या चाहे कोई क्रिमिनल उठाया जाए, उनको 24 घंटे के अंदर आइन और कानून के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। हुकूमती दहशतगर्दी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कल इन लोगों ने फिर इन पे जवाब नहीं दिया, हमें यकीन नहीं दिलाया, तो हम अपना बात जारी रखेंगे। इससे पहले सिंध असेंबली से खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध का पारा भी हाई हुआ दिखाई दिया हमें। मुराद अली शाह साहब ने यह मुतालबा किया कि गायब होने वाले अफराद इदारों के पास है तो सामने लाया जाए। उन्होंने कहा, क्या कहा जरा वो भी देखिए। 73 के आइन में लिखा हुआ है कि किसी शख्स को भी अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पकड़ती हैं तो 24 घंटे के अंदर करीबी कोर्ट में उसको पेश करना है।
इस सारी पेशरफ्त के साथ साथ हमने देखा कि आज MQM भी इसी मामले पर सीखपा दिखाई दी और इस मामले में उन्होंने काफ़ी हुहुकार की और सिंध असेंबली के अंदर जब लापता अफराद की बात हुई तो उन्होंने भी अपना पत्ता फेंका। इस सारी पेशरफ्त के साथ साथ लियारी गैंग के सरगना और कलदम पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर बलोच को तहवील में लेने के मामले ने तमाम सियासी हलकों में सवालात किए जा रहे हैं कि उज़ैर बलोच की पाक फौज को हवालगी, दरअसल इसका मतलब क्या है, ऐसा करने के मुहर्रिकात क्या है। गो कि अब उनका कोर्ट मार्शल होगा, सियासत का, जुर्म का और खुफिया एजेंसियां, गैर मुल्की खुफिया एजेंसी थी उनके साथ मिलने का जो मामला था वो बिल्कुल उसका एक नया मिलाप था। उज़ैर बलोच की पाक फौज को हवालगी, इसका मतलब क्या था, इसके मुहर्रिकात क्या है। देखने में यह भी आ रहा है कि पिछले 10 दिनों में सिंध के सियासी हालात यकसर बदल गए हैं, अहम लोग अगवा हो रहे हैं। यह तासुर था कि उज़ैर बलोच का सियासी इस्तेमाल हो सकता है। उज़ैर बलोच की पाक फौज को हवालगी से क्या फर्क पड़ेगा, क्या यह तासुर अब जायल हो जाएगा? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी फ़हीम सिद्दीकी साहब। क्राइम पर इनका काफी ग्रिप होती है, रिपोर्टिंग उसकी करते हैं। फ़हीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हम देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों में सिंध के सियासी हालात यकसर बदल गए हैं, हम लोग अगवा हो रहे हैं। ये तासुर था कि उज़ैर बलोच का सियासी इस्तेमाल हो सकता है। ये सवाल कितना अहम है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझाइएगा जो सबसे अहम सवाल है आज का, वो ये है कि उज़ैर बलोच की पाक फौज को हवालगी, इसका दरअसल मतलब क्या है और ऐसा करने के मुहर्रिकात क्या है? देखिए, साफ और वाज़ेह मतलब है कि उज़ैर बलोच ऐसे मामलात में मुलव्विस रहा है कि जो पाकिस्तान की सालमियत, रियासत की सालमियत और गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं। और ये बात बहुत अरसा पहले ज़ाहिर हो चुकी थी कि उज़ैर बलोच जो है वो मुख्तलिफ़ गैर मुल्की खुफिया एजेंसी से रवाबित में था। जिस वक्त वो गिरफ़्तार हुआ है, उसे दुबई से लेकर आया गया है, उसके बाद वो काफ़ी अरसे जो है वो रेंजर्स की तहवील में रहा है। रेंजर्स की तहवील में जिस वक्त था, उस वक्त उसने जो बयानात दिए, उस वक्त जो उसने एतराफ़ात किए, वो एतराफ़ात जो हैं कुछ मीडिया का हिस्सा बन सके थे, लेकिन सारी बातें सामने नहीं आई थी। लेकिन अब इस स्टेज पर आकर जब हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान और कराची में बदअमनी फैलाने के नाम पर या वो एक शख्स को जो है वो सज़ाए मौत दी गई, जिसका नाम कुलभूषण यादव है, जो एक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जो है वो एजेंट है, उस शख्स के रवाबित उज़ैर बलोच से किसी न किसी स्टेज पर जो है वो साबित हुए हैं। और उसके बाद ये स्टेप लिया गया है और इससे ये मैसेज दिया गया है कि हम सिर्फ तुम्हारे शख्स को नहीं, अगर कोई हमारे यहाँ भी अगर मुल्क से दुश्मनी का मुर्तकिब होगा, रियासत के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुर्तकिब होगा, तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। तो उज़ैर बलोच को आर्मी एक्ट के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसको तहवील में ले लिया गया है। अब फौजी अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा और मुकदमे के बाद यकीनन उसके खिलाफ जो फ़ैसला आएगा वो एक ऐसा फ़ैसला होगा जो पूरी कौम की जो समझ ले कि उमंगों का तर्जुमान होगा। क्योंकि सब ये चाहते हैं, पूरी कौम ये चाहती है कि इस मुल्क से, इस कौम से गद्दारी करने वालों के खिलाफ, इस मुल्क को, इस कौम के लिए के खिलाफ जासूसी करने वालों का अंजाम जो है वो बहुत बुरा होना चाहिए। लेकिन साथ में अब ये देख रहे हैं फ़हीम साहब कि पिछले 10 सिंध के सियासी हालात यकसर बदले हैं, अहम लोग अगवा हुए हैं और उसके बारे में वफाक और सिंध की खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत की ठनी हुई है। आज सेनेट का कौमी असम्बली का बॉयकॉट हुआ, सिंध असम्बली में आज वज़ीर आला सिंध बोले। ये तासुर था कि उज़ैर बलोच का सियासी इस्तेमाल हो सकता है। अब उज़ैर बलोच की पाक फौज को हवालगी से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या ये तासुर ज़ायल हो जाएगा? जो सियासी हालात हैं वो बदल रहे हैं और ये सियासी हालात सिर्फ सिंध में नहीं बदल रहे। अगर हम ओवरऑल देखें तो इस वक्त पूरे मुल्क में एक तरह से ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल बन रही है कि तमाम सियासी जमातें आइंदा इलेक्शन की तैयारी में एक तरह से मसरूफ़ हो गई हैं। और कराची में भी आप देख रहे हैं कि कभी जो है वो PSP एहतजाज कर रही है, कभी जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, कभी वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाद बाहर MQM बैठ जाती है। तो अवामी मसाइल पर जो है इस वक्त जो है एहतजाज का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब जो कराची में प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ने, वो भी उस वक्त उन्होंने अनाउंस किए हैं जब इलेक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया और ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होते होते ये इलेक्शन आ जाएगा। इस तरह जो इस वक्त कराची में जो वफाकी गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है ग्रीन लाइन बस का, ये भी जो है वो मुकम्मल होते होते इलेक्शन आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। सियासी जो मुहर्रिकात जिसकी हम बात करें, सियासी गर्मा गर्मी, वो इस वक्त शुरू है सिंध में। लेकिन सॉरी टू कट यू फ़हीम साहब, फिर हम क्या ये मुमकिन है फ़हीम साहब, क्या ये मुमकिन है कि उज़ैर बलोच जिन आम शख्सियात का नाम ले चुका है या लेगा, तो रेंजर्स या पाक फौज उन्हें भी गिरफ्तार या अपनी हिरासत में लेगा? इस सब से माहौल क्या बनेगा?
और देखिए, मैं समझता हूँ कि जो उसका बयान था 164 के तहत जो उसने दिया है वो 24 अप्रैल 2016 को दिया गया। आज हम बात कर रहे हैं 12 अप्रैल 2017 को। इस एक साल के दौरान अगर इन शख्सियात को गिरफ्तार किया जाना होता तो अब तक वो गिरफ्तार की जा चुकी होती। मैं ये समझता हूँ कि उस बयान को भी किसी हद तक जो है वो ये सियासी अंदाज में देखा गया है, उसको थोड़ा सा देखा गया है कि कहीं इसमें उज़ैर बलोच ने भी तो कोई सियासत करने की या अपना कोई ज़ाती इंतकाम लेने की तो कोशिश नहीं की है। तो इस हवाले से अभी जो है उसको उन चीज़ों की जानिब इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है सिक्योरिटी इदारों ने। लेकिन इन फ्यूचर ये बात मुमकिन है कि उन लोगों से यकीनन जिनका वो नाम ले रहा है पूछगछ की जाए। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से पूछगछ हुई है, कादिर पटेल जब मुल्क वापस आए तो उनसे भी उज़ैर बलोच से ताल्लुकात के हवाले से पूछगछ हुई है। तो ये चीज़ें कुछ तो हुई हैं, लेकिन जो दो बड़े नाम उसने लिए हैं वो दो बड़े नामों के हवाले से अभी तक कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं है। और मैं नहीं समझता कि इतने बड़े लोगों के हवाले से जो है कोई इस नौयत का इक़दाम किया जाए। हाँ, मासवा इसके कि कोई इस तरह की चीज़ सामने आ जाए कि वो भी खुदा न खास्ता जो है वो कोई मुल्क दुश्मनी में मुलविस रहे हों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सदीक़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। ये मजमूई तौर पर जो एक शक्ल बन रही है सियासत की और जो मजमूई तौर पर सिंध की सियासत के हालात बन रहे हैं, ये एक अलग डायरेक्शन की तरफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सियासी तज्जियाकार है और जो हालात को भांपने वाले अफराद हैं जो तज्जिया कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो सामने दिखाई दे रही है, दरअसल ये है नहीं, इसके पसे पर्दा मामलात कुछ और तरह के हैं। बराह रास्त इंतजार किया जा रहा है पैनामा लीक्स के जो केस है और उसके रिजल्ट्स का, क्योंकि सारी डायरेक्शन, सारा मंबा उसी केस के फैसले के ऊपर आकर रुकेगा और उसी के बाद ही दरअसल पाकिस्तान की सियासत का एक नया रुख बनेगा। एक अहम मामला जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक बिल्कुल आपके साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, पूरी आवाम, पूरी कौम, पूरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि आपने 5 साल तक या 2 साल तक या 1 साल के लिए या 2 महीने के लिए बिजली का एक यूनिट भी इस्तेमाल ना किया हो और आपको उसके एवज कई हजार रुपए या कई लाख रुपए अदा करने पड़े हो? तो यकीनन आपने नहीं किया होगा। जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं वो कुछ इसी नौइयत की है। माली साल 2013 में IPPs को अदा किए जाने वाले 480 अरब रुपए के गर्दी के कर्जे में वजारत खजाना की तरफ से दरअसल 32 और 44 अरब की अदायगियां ऐसे बिजली घरों को किए जाने का इंकिशाफ हुआ है जिन्होंने ना तो कोई पावर हाउस चलाया और ना ही एक यूनिट बिजली पैदा की, जबकि पैसे भी उन्हें बिलों, रसीदों और किसी भी रिकॉर्ड के बगैर अदा किए गए हैं। ऑडिटर जनरल असद अमीन वजारत खजाना से बिल क्लियर करवाते करवाते रिटायर्ड हो गए हैं और दस्तावेजात के मुताबिक वजारत खजाना ने 11 निजी बिजली घरों को 32 और 44 अरब की अदायगियां वजीर खजाना इसहाक डार, जो इस वक्त वजीर खजाना हैं, उनके हुक्म पर की है। ये सारा मामला क्या है, किस किस को ये अदाई गई है, किस बुनियाद पर हुई, इसके अंदर मामलात क्या है, कौन कौन से पावर जनरेशन थे, कहां कहां से पावर, वो कौन कौन से पावर हाउसेस थे जो कि बिजली पैदा करते थे। यानी एक यूनिट भी बिजली का पैदा नहीं हुआ है और हमने उनको 32 अरब रुपए दे दिए हैं। अब जरा एक और खबर सुनिए, यही नहीं हुआ, इसके अलावा एक और अहम खबर है, वो है नेपरा की रिपोर्ट। नेपरा की रिपोर्ट ने यह कहा है कि जो सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिससे बिजली पैदा होती है, थर्मल बिजली घर जो है, उनकी कारकर्दगी का भांडा फोड़ा है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, गौर से सुनिएगा, कि जो सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो सालाना 11 रुपए नहीं, 1100 नहीं, 11,000 नहीं, 11 लाख नहीं, 11 करोड़ भी नहीं, सालाना 11 अरब रुपए से जायद का नुकसान कर रहे हैं आपके और मेरे टैक्स के दिए हुए पैसों का। और बिजली घरों को जानबूझकर बंद रखा जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 19 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स को चलाया जाता है और सस्ते बिजली घर बंद रखे जाते हैं। जानबूझकर पावर प्लांट्स को बंद रखने से कौमी खजाने को 6 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। यह हजारों लाखों करोड़ों की बात नहीं, 6 अरब का नुकसान अब तक हो चुका है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स के आलात और मशीनें खराब हो चुकी हैं, बर वक्त मुरम्मत नहीं की है, ना ही जो अहल अफरादी कुव्वत है उसके बायस बिजली घर पूरी सलाहियत से बिजली पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ये सारा मामला है क्या, किस बुनियाद पर वो 32 अरब रुपए दिए गए और ये जो 11 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से, ये सारा मामला है क्या, हमने बात करनी। हमारे साथ मौजूद है इंतहाई सीनियर साहब मुर्तजा साबिर साहब। गुलाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो मेरे आप हमनाम हैं, पहली बार आप मेरे स्टूडियो में आए हैं।
आज हमने आपकी स्टोरी पढ़ी, आपकी इस एनर्जी सेक्टर के ऊपर खासी ग्रिप है। हमें ज़रा ये समझाइएगा कि ये 32 अरब रुपए, जब हम 32 करोड़ या 32 लाख की बात करते हो तो अलग बात होती है, जब हम 32 अरब की बात करते हैं तो कुछ भी ना मिला, एक यूनिट बिजली की भी नहीं मिली और हमने उन पावर प्लांट्स को 32 अरब रुपए दे दिए। सर ये स्टोरी कुछ समझ नहीं आती है, क्या ये वाकई दुरुस्त बात है? जी बिल्कुल, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट है और ये जिस तरह से आपने 480 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा था उस पे आपने वाविला सुना, मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों का भी, और इमरान खान साहब ने भी काफ़ी उसके ऊपर बातें की, तो उसका ऑडिट कराना पड़ा इन्हें। ठीक है, ऑडिट हुआ और उसमें ये 32 अरब 44 करोड़ रुपए का ये सामने आया कि एक यूनिट बिजली का भी नहीं बनाया। इन 11 या 13 बिजली घर हैं टोटल, ये इनमें निशात है, निशात चुनिया है, हबको है, मुख्तलिफ इसमें सैफ सफ़ायर है, हालमोर है, और ये पूरे मैंने नाम दिए हुए हैं। ये हैं, इनको एक तो 1994 की पावर पॉलिसी थी, उसके तहत कुछ पेमेंट्स दी गई हैं, और एक 2002 की पावर पॉलिसी थी, उसके तहत पेमेंट्स दी गई हैं। इनको ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से पूछा गया था कि आपने ये क्यों पेमेंट्स इनको दी, जब इनसे बिजली नहीं बनवाई गई। 2011 से 2013 के दरमियान इनके क्लेम थे कि जी हमें पैसे दिए जाएं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इनसे जब सवाल किया गया तो वजारत ख़जाना ने ये कहा कि 2011 से 2013 के दरमियान हमने इनसे बिजली इसलिए नहीं ली क्योंकि हमारे पास बिजली सरप्लस थी, ये बिजली तैयार करने की सलाहियत रखते थे। हम कभी बिजली में सरप्लस रहे? जी मैं यही आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उस वक्त कम से कम हमारा शॉर्टफॉल जो था वो 6700 मेगावाट के करीब हमारा शॉर्टफॉल था। उन दिनों में 2011 से लेकर 2013 तक 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हम बर्दाश्त करते रहे, अवाम बर्दाश्त करते रहे, अवाम को बड़ी अच्छी तरह याद है। तो इन्होंने ये जो जितने भी पावर प्लांट्स थे, इन्होंने ये प्ली ली, इन्होंने हमें ये कहा कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप हमसे बिजली ख़रीदेंगे, हमने आपको कहा कि हमसे बिजली ख़रीदें, आपने बिजली हमसे नहीं ली। स्पेशली ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता था कि अगर हम बिजली बना के देंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके पावर प्लांट्स भी उनका हीट रेट ज़्यादा है, वो बिजली अगर बनाते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। तो फिर इसी तरह से वो पैसे बना सकते थे और उन्होंने आइडल रखा उनको, और बगैर बिजली बनाए एक यूनिट भी उन्होंने इसको क्लेम किया गवर्नमेंट को। और वो गवर्नमेंट जो किसी सरकारी मुलाजिम को 8 आने 4 आने भी ज़्यादा नहीं देती किसी मामले में, उसने 32 अरब 44 करोड़ रुपए की अदायगियाँ उनको कर दी। ये अभी बहुत बड़ा क्राइम है। ये किसकी मद में दी, किन्होंने दिया था ये सारे? ये वज़ारत ख़जाना की तरफ से पैसे जारी होते हैं। जी जी बिल्कुल, उन्हीं के हाथ से भी पेमेंट्स हुई हैं। वज़ारत ख़जाना में डॉक्टर वकार मसूद साहब वज़ीर ख़जाना के सेक्रेटरी हैं। मेरा एक सवाल है एक आम आदमी की वसातत से कि किसी भी मद में ये 32 अरब रुपए दिए गए, तय ये हुआ था कि हमने बिजली लेनी है और आपको 10 अरब रुपए देने हैं। हमने गलतियां की, हमने कोताहियां की, जिसकी वजह से हमें 32 अरब रुपए देने पड़ गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके बदले में एक भी यूनिट हमें नहीं मिला? जी बिल्कुल, एक यूनिट भी बिजली का इनकी तरफ से नहीं मिला, और ना ही इन्होंने बनाया उस हवाले से, क्योंकि जो इनकी पॉलिसी है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स इस तरह के किए गए हैं, क्योंकि जब एग्रीमेंट्स किए जाते हैं तो आवाम को या हमें किसी को नहीं पता चलता कि एग्रीमेंट्स क्या किए जा रहे हैं। सही है। उन एग्रीमेंट्स के तनासब से ही ये हमारे पास बोझ इस तरह का लाद दिया जाता है हमारे ऊपर कि अगर हम इनसे बिजली लेंगे तब भी हम नुकसान में हैं, बिजली हम नहीं लेंगे तब भी नुकसान में हैं। अभी जो जिस तरह आपने बात की है कि जेनकोस जो हमारी कुछ हैं वो नुकसान में जा रही हैं, 11 अरब रुपए सालाना नुकसान। जी, उसमें इस तरह से है कि हम अभी बहुत सुनते थे शोर इस बात का कि जी पावर फाइनेंस वाले हमें ये बताते थे, हमारे सेक्रेटरी जो साहब का सेक्रेटरी हैं जनाब यूनुस ढागा साहब, उन्होंने भी ये बताया कि मैंने बड़ी कटर लगाए हैं मैंने, और एक मैनेजमेंट की है, और उस मैनेजमेंट के ज़रिए से बड़े पैसे बचाने की कोशिश की है, अवाम के पैसे भी बचाने की कोशिश की है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे भी बचाने की कोशिश की है। तो हम एक ऑर्डर के साथ ये चीज़ें चलाते हैं। अगर ये ऑर्डर के साथ चलाई जाती हैं कि जिन पावर प्लांट से आप ज़्यादा बिजली बना सकते हैं, कम पैसों में बना सकते हैं, अगर आप वो चलाते थे तो फिर महंगी बिजली क्यों पैदा की जाती रही है, फिर सस्ती बिजली पैदा क्यों नहीं की जाती रही, तो फिर ये क्यों इस तरह के जो नेपरा की रिपोर्ट है उसमें ये बातें की गई हैं। तो ये अगर इस तरह की नेपरा रिपोर्ट में ये बात की जा रही है तो अल्टीमेटली उसका यही है कि उसमें आपने
इकोनॉमिक ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। सही। आपने जो इकोनॉमिक ऑर्डर बनता था उसको फॉलो नहीं किया। राइट। आपने वो काम किया, आपने अपनी मर्जी के अपने दोस्तों के पावर प्लांट्स चलाए, जहाँ से आपको 80 रुपये का यूनिट भी मिला, आपको 78 रुपये का यूनिट भी मिला, आपको 52 रुपये का भी यूनिट मिला, आपको 48 रुपीज़ का भी यूनिट मिला। आप डीजल वाले यूनिट भी लेके उसमें डालते रहे हैं, आप फर्नेस ऑयल के भी यूनिट लेके डालते रहे हैं। आप बनाते हैं एक एनर्जी मिक्स, उस एनर्जी मिक्स में आपको हाइडल भी आता है, आपको थर्मल भी आता है, न्यूक्लियर भी आता है, उसमें तमाम तरह के सोर्सेज आपके पास रिसोर्सेज से जो बिजली पैदा होती है उसमें इकट्ठी कर लेते हैं। उसके बाद आपको नेपरा डिटरमिन रेट आते हैं। सही है। आप उसके तहत आप लोगों को बिजली देते हैं या सब्सिडी देते हैं। अब डिस्कोज जो हैं, अब आप एक ही चीज़ को अगर गौर कर लें कि अगर 7 अरब माहाना बिजली बनती है, 7 अरब यूनिट, तो जब ये सप्लाई होती है तो ये 6 अरब यूनिट रह जाती है। सही। क्या 1 अरब यूनिट जो है बिजली वो दरमियान में कहाँ चली जाती है? लाइन लॉसेस की माध्यम में चली जाती है, ट्रांसमिशन लॉसेस की माध्यम में चली जाती है। 12% तक लाइन लॉसेस जी, इस हद तक लाइन लॉसेस चले जाते हैं। नेपरा रिपोर्ट में या नेपरा की जो डिटरमिन लॉसेस हैं वो क्या हैं, उससे ऊपर जो लॉसेस हैं वो क्यों उसको अलाउ किए जाते हैं? मुझे शॉर्टली बताइएगा कि ये कितना बड़ा स्कैम है, क्योंकि ये 32 अरब रुपए ये कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। या तो ये हो कि हमें तकरीबन कुछ 10,000 यूनिट मिल गया, उसकी मद में 32 अरब रुपए मिल गए, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हुए थे जब हमें एक भी यूनिट ना मिला हो और हमने उसके 32 अरब रुपए अदा कर दिए हो, तो इससे बड़ा स्कैम शायद पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ना हो गई। जी बिल्कुल ऐसा है। ये बाकायदा रिपोर्ट है और प्रिंटेड रिपोर्ट है। आपको मैंने शायद कॉपी भी अगर आप दिखा सकें, बिल्कुल वो एक रिपोर्ट है, उसमें ये छप चुकी हैं चीज़ें और इससे जवाब बार बार तलब किया जा रहा है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब हो तो कोई जवाब देगा ना। वज़ारत ख़जाना के पास भी जवाब नहीं है इसका, क्योंकि पेमेंट्स तो कर दी गई हैं। अब एक और बात आप सामने देखें कि अभी 400 के करीब फिर 400 बिलियन के करीब फिर दोबारा गर्दिशी कर्जा डेवलप हो चुका है और फिर मेरे ख्याल में ये इलेक्शंस में जाने से पहले शायद उसको रिटायर करने की सोच रहे होंगे। इस वक्त जो इकोनॉमी की जितने ढोल बजाए जा रहे ने भी बरामदात के ऊपर अलर्ट दिया हुआ है। वो अलर्ट वो भी देख लें। 3 दिन जो मेरी 2 दिन पहले की एक स्टोरी थी, 3 दिन पहले मैंने जो दी थी, पहले दिन जब हमारा 92 अखबार जो है वो शाया हुआ, IMF ने 2-3 दिन मुसलसल क्लास ली है वहाँ पे हमारी इकोनॉमिक टीम की। ठीक है। उन्होंने उनसे सवालात किए हैं कि भाई हमारा करंट अकाउंट खसारा जो है वो कहाँ पे जा रहा है, आपने 22 ट्रिलियन कर्जा देना है बैरून दुनिया का, आप कहाँ से वापस करेंगे? आपने आइंदा साल जून तक 725 बिलियन डॉलर, 7.25 बिलियन डॉलर आपने पैसे वापस करने हैं, वो कहाँ से आप देंगे? इन्होंने कहा हमारे पास रेमिटेंसेस हैं, हमारे पास ज़र मुबादला है, ज़र मुबादला के 22 अरब डॉलर हैं, उसमें से 7-7.5 निकल जाएगा, आपके पास फिर 12-13 रह जाएंगे, आपने और लोगों को भी पैसे देने हैं। फिर एक और नई कहानी है। राइट। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑनर फॉर मी कि आप मेरे शो में आए। ये सारे मामलात हैं, ये सारी आपके सामने कहानी है। एक और इंतहाई अहम खबर जो कि पंजाब के सेहत के मामले से जुड़ी हुई है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पंजाब में हेपेटाइटिस के कितने मरीज हो चुके हैं और पंजाब गवर्नमेंट ने इसके आदाद शुमार में क्या किया है। एक ब्रेक के बाद आपको बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक इंतहाई अहम खबर जो पंजाब में सेहत की नाक़िस सूरत हाल को वाज़ेह कर रही है। पंजाब में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अजला में शरायबाद ज्यादा हो रही है, क्योंकि पंजाब में जिगर की पैवंदकारी शेखजाद अस्पताल के अलावा कहीं मौजूद नहीं है। वहां भी पैवंदकारी गरीब मरीज की पहुंच से दूर है। हैरान कुन आदादोशुमार सामने आए हैं पंजाब में, जरा गौर से सुनिएगा। आदादोशुमार ये कहते हैं कि पंजाब में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई है। सूबाई दारुल हुकूमत के एक सरकारी अस्पताल की रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद 16 लाख तक पहुंच गई है। यही नहीं, अहम बात जो हैरान कुन भी है, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से सूबे की तारीख में आज तक कोई जामे सर्वे ही नहीं कराया गया है, जबकि हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को बने 11 साल का अरसा गुजर चुका है और उसके सर्वे के लिए आज तक कोई जामे सर्वे उसका हो ही नहीं सका है। पंजाब हुकूमत का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इस मामले में ताहाल सिर्फ खामोश है। आलमी इदारा सेहत के 4 साल कबर सर्वे में विहाड़ी पहले, हाफिजाबाद दूसरे और बहावल नगर तीसरे नंबर था, जबकि दुनिया भर में जनूबी पंजाब का शुमार दूसरे नंबर में होता है।
जिसके बारे में वही जनूबी पंजाब जिसके अस्पतालों की हालात मैंने आपको पूरा एक हफ्ता दिखाई थी, जिसको हमने कंपेयर किया था 29 अरब का जो मेट्रो बस प्रोजेक्ट था, वहां की जनूबी पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। मगर अब शुबा यह जाहिर किया जा रहा है अब जो हालात हैं कि जनूबी पंजाब की तादाद इसे दुनिया में पहले नंबर पर ला रही है। दुनिया भर में हेपेटाइटिस बी और सी का तायुन किया जाए तो मिस्र में यह तादाद सबसे ज्यादा है। दुनिया में मिस्र पहले नंबर पर है और जनूबी पंजाब को मिस्र के बाद दूसरे नंबर पर तस्वुर किया जाता है। और मिस्र में जो सर्वे हुआ था वो आज से 8 साल पहले हुआ था, यानी 2008 में हुआ था। तो इस सर्वे के मुताबिक तादाद हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद 14.7% थी। मगर इसके बर वक्त इस वक्त पंजाब में सूरत हाल संगीन नजर आ रही है। गुज़श्ता जो महीना गुजरा है वहां राजनपुर में 300 बच्चों की हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 65 बच्चों में, यानी 300 में से 65 बच्चों में हेपेटाइटिस पॉजिटिव निकला। 35 बच्चे हेपेटाइटिस बी और 30 सी का शिकार थे। जनूबी पंजाब में बच्चों के अंदर हेपेटाइटिस बी होने की बड़ी वजह वालिदैन से वायरस की मुंतकली है और जो खास तौर पर जो एड्स का मर्ज है वो भी इन्हीं इलाकों में राजनपुर की साइड पर और डेरा गाजी खान और इस तरफ की साइड के जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहां ज्यादा है। राजनपुर का डेटा अगर जनूबी पंजाब पर अप्लाई किया जाए तो 22% बच्चे इस वक्त हेपेटाइटिस पे मुब्तला नजर आते हैं और पंजाब की 10 करोड़ आबादी के लिहाज से तादाद 2 करोड़ 20 लाख तक पहुंच जाती है। 2013 की आलमी इदारा सेहत की जनूबी पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी में 31.1, हाफिजाबाद में 12.9, बहावलनगर में यह तादाद 10.1% थी और सूबाई दारुल-हुकूमत के अंदरून शहर के एक अस्पताल में सालाना हेपेटाइटिस सी के 12,000, अंदरून शहर लाहौर में बता रहा हूं आपको, हेपेटाइटिस सी के 12,000 से ज्यादा मरीजों में से 2,000 पॉजिटिव आए, जो 16.8% बनते हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस बी के 12,970 मरीजों में से 424 पॉजिटिव आए और 30.27% हेपेटाइटिस बी का शिकार निकले। इस वक्त लाहौर की सिर्फ 1 करोड़ की आबादी से अंदाजा लगाया जाए तो 16 लाख से ज्यादा अफराद हेपेटाइटिस में मुब्तला हो चुके हैं। ये आदाद शुमार बता रहे हैं। ये हालात है, ये सूरत हाल है, ये सारे मामलात है, लेकिन मजमूई तौर पर जो हेपेटाइटिस कंट्रोल का इदारा है वो बिल्कुल खामोश है। इस बारे में जो डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है वो बिल्कुल खामोश है, क्योंकि आज तक तो सर्वे ही नहीं हो सका है, कोई इस बारे में एग्जैक्ट फिगर ही नहीं बता सका है। आपके पास स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है, आप सेहत का आगे अंदाजा किस तरह से लगाएंगे कि आपको काम क्या करना है। आपको ये पता ही नहीं है कि इस वक्त मुल्क के अंदर कितने किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, आप किस तरह से किडनी डिजीज के हॉस्पिटल्स बनाएंगे। आपको ये पता ही नहीं है कि हेपेटाइटिस के कितने मरीज हैं, आप किस तरह से अगली प्लानिंग करेंगे। आप कैसे ये कह सकते हैं कि पंजाब में एग्जैक्ट फिगर क्या पंजाब हुकूमत दे सकती है कि इस वक्त हेपेटाइटिस सी, बी और ए इसके मरीजों की तादाद पंजाब में कितनी है। आज तक इस पूरे अरसे में कोई जामे सर्वे हुआ ही नहीं है। ये इंतहाई अहम मामला था। लेकिन इसी के साथ साथ एक इंतहाई अहम मामला जो कराची से जुड़ा है, कराची के वासियों के साथ जुड़ा हुआ है। कराची में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आए दिनों में हम देख रहे हैं कि लू में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता कई दिनों से हम खबरें देख रहे हैं कि वहां पर गुज़श्ता कई सालों की निस्बत गर्मी में हर आने वाले दिनों में इजाफा हो रहा जा रहा है और इस पूरे दिनों के अंदर भी ऐसा ही होगा। दरख्त जो जमीन का जेवर कहलाते हैं, जंगलात इंसानी जिंदगी के लिए और जंगली जानवरों की बका के लिए जरूरी समझे जाते हैं, लेकिन इसके बरक्स कराची जैसे गुंजान आबादी वाले शहर में माहिरीन माहौलियात ये कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, खास तौर पर कराची वासी गौर से सुनिएगा कि माहिरीन माहौलियात जो कराची के अहम तरीन मामले पर नजर रखते हैं वो ये कहते हैं कि कराची में ग्रीनरी का जो रकबा था वो कराची में 6% था। फिर से सुनिए कि कराची में सब्जे का रकबा यानी ग्रीनरी जो होती थी वो 6% थी। अब यही रकबा 4% कम होकर पूरे कराची में सिर्फ 2% रह गया, यानी सिर्फ पूरे कराची में पूरी लैंड में सिर्फ 2% ग्रीनरी है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस कराची में गर्म मौसम शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गर्मी की लहर बड़े साने का सबब बन चुकी है और बन सकती है। पाकिस्तान में कहीं बर्फबारी तो कहीं आग की बारिश बरस रही है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में इस वक्त 2 मौसम अपनी शिद्दत के साथ हैं, लेकिन दरमियान का जो बहार का मौसम था चंद दिनों के लिए आया है, 7 से 10 दिनों के लिए आया और चला गया, जो कि कई महीनों तक रहता था। शुमाली पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है।
पहाड़ी इलाकों में 36 साल बाद पहली मर्तबा बेवक्त बर्फबारी हुई है। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध और इसके अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। कराची की बात की जाए तो ऐसा क्यों हो रहा है? कराची की सड़कों के साथ एक बड़ी चौड़ी और तवील ग्रीन बेल्ट हुआ करती थी जिसका सब्जा माहौल को ताजा रखता था। इस ग्रीन बेल्ट को ऐन उस वक्त काट कर खत्म कर दिया गया जब शहर में पहले ही हीट स्ट्रोक का खतरा जाहिर किया जा रहा है और फिर इसको ठिकाने लगाने के लिए कुछ दिनों बाद इसमें आग भी लगा दी गई और मुतबादिल सब्जा लगाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। इसी तरह इस शहर के छोटे छोटे पार्क्स, खेल के मैदान जहां पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जहां पर बहुत ज्यादा दरख्त होने चाहिए, वो खत्म करके कमर्शियल बुनियादों पर इमारतें तेजी से बनाई जा रही हैं जिससे खेल के मैदानों और तफरीह के लिए पार्कों की तादाद तकरीबन खत्म हो चुकी है। कराची में हुकूमत की नाकिस मंसूबाबंदी और आवाम में शऊर और आगाही के फुकदान के बायस कराची के शहरी शदीद गर्मी की लपेट में है। हम सिर्फ वहां की इंतजामिया को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, हम सिर्फ सिंध हुकूमत को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, हम सिर्फ कराची में जो MKM की बल्दियाती हुकूमत है उसको कसूरवार नहीं ठहरा सकते, वहां के स्टेक होल्डर्स को कसूरवार कराची के वासी भी है इस मामले में। कराची के वासियों ने कब ये मुहिम चलाई, कब अपने घर के बाहर कम से कम 2 पौधे फी बच्चा के हिसाब से, आपके घर में जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से एक 10 रुपए का पौधा आता है, 20 रुपए के 2 पौधे लगाया आपने। शहर में वसाइल कम है और आबादी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। तरक्याती कामों की वजह से बचे कुचे दरख्त भी काट दिए गए हैं। नए दरख्तों की पैवंदकारी के लिए इस वक्त तक कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। इस वक्त सिर्फ कराची के अंदर, पूरे कराची के अंदर जो पूरी लैंड है सिर्फ 2% ग्रीनरी है। जो 6% हुआ करती थी अब वो 2% रह गई है और ये ग्रेजुअली कम हो रही है और हो सकता है ये सहरा में बदल जाए, आपको कोई ग्रीन दरख्त ही दिखाई ना दे वहां पर। ग्रीनरी ऐसा ही होता है, आप कराची की सड़कों पर जाए सुनसानी होती है, आपको ग्रीनरी कहीं नहीं दिखाई देती है। हुकूमतों को दरख्तों की अहमियत को समझने की कोशिश करनी होगी और अगर कराची में सब्जा सिर्फ 2% रह गया है तो आने वाले वक्तों में ये हालात इंतहाई गंभीर हो सकते हैं और जहां इसकी इंतजामिया जिम्मेदार है वहां उससे ज्यादा इंतजाम जिम्मेदार कराची के वासी हैं। दूर न जाइए, सिर्फ 10 रुपए का या 20 रुपए का एक पौधा खरीदिए और खुद जाकर कहीं ना कहीं उगाइए। कभी ना कभी तो वह फल देगा, कभी ना कभी तो वह ग्रीनरी देगा। ये आज के अहम तरीन टॉपिक थे, ये आज की अहम तरीन खबरें थी। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना गिरदो नवाह का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने